प्रिय छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट के टॉपिक स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। स्विट्ज़रलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक तथा विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने ही इस छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन बहुत अधिक गंभीरता के साथ करते हैं। स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन निम्नलिखित रूपों के आधार पर किया जा सकता है। पहला, निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान, जो स्विट्ज़रलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान भी एक निर्मित, लिखित तथा व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान तो पूर्व के संविधान की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे, जबकि वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। स्विस संविधान के इन अपेक्षाकृत बड़े आकार के 2 कारण हैं। इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषयों का भी संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। दूसरा, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों व संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। इस स्थिति को यह सोचकर अपनाया गया है कि स्विट्ज़रलैंड उन संवैधानिक विवादों से लगभग मुक्त रहे जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली हो गई है। दूसरा, कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है। इस स्थिति का एक कारण यह भी था कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं और आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते। तीसरी विशेषता है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। 1870 तक सान मैरिनो और हंसा टाउन जैसे कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्रायः सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जिनके आधार पर वह शासन और शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रैपार्ड का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। चौथी विशेषता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, तब भी स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लैरस और 4 अर्ध कैंटन ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है और इन कैंटनों में मतदाताओं की सभा लैंडसीज़मेंट द्वारा कानून निर्माण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभक की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। ब्राइस का कथन है, वर्तमान लोकतंत्रीय राज्यों में जो वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड का दावा सबसे बड़ा है। यह सबसे पुराना लोकतंत्र है क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था। इसने लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया है।
जुर्वर के शब्दों में पिछले वर्षों में स्विट्जरलैंड तथा लोकतंत्र प्राय समान अर्थों वाले बन गए। 1970 तक स्विस लोकतंत्र की एक विलक्षण बात यह थी कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था, लेकिन 8 फरवरी 1971 से महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया और अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह अधिकार प्राप्त है। पांचवी विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्यमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल न होकर संघ राज्य है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों, लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन, 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार 23 कैंटन या राज्य हैं। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटनों में दो बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। पहला, जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहीं अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरा अंतर यह है कि संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है, वहां अर्ध कैंटन का मत आधा ही गिना जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिकी पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन किया गया है और शेष शक्तियां कैंटनों की सरकारों को दे दी गई है। कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार भी है, परंतु उनका संविधान स्विस संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और प्रत्येक कैंटन के लिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाना भी जरूरी है। यद्यपि संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, लेकिन अन्य सभी लक्षणों के विद्यमान होने के कारण इसे एक संघ राज्य कहा जा सकता है। छठी विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित हैं, तो पूर्व सोवियत संघ, चीन आदि देशों के संविधान समाजवादी दर्शन पर हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, लेकिन मूल विचार यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। सातवीं विशेषता है संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या फिर अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है, क्योंकि यह ना तो पूरी तरह संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद और कार्यपालिका अर्थात संघीय सरकार परस्पर संबंधित हैं। जैसे इंग्लैंड में समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती, इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। आठवीं विशेषता है बहुल कार्यपालिका। सामान्य विचार यही है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिससे उनके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। किंतु स्विट्जरलैंड के में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात की प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्रीय भावना बहुत गहरी उतरी हुई है। औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में नागरिकों को पूर्व के संविधान में भी मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1948 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन अप्रैल 1999 में लागू वर्तमान संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र है,
वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम अनुच्छेद 7 में कहा गया है, मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। यह मूल अधिकारों का उद्देश्य है तथा व्यवहार में नागरिकों को वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो व्यक्ति के लिए गौरव और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों को वास्तविक रूप से प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं तथा अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। संविधान में ही मूल अधिकारों की सीमाएं इस उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं कि मूल अधिकार शासन के मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त रहे तथा मुकदमेबाजी की स्थिति कम से कम पैदा हो। 10वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 15(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है। पूर्व संविधान के अनुच्छेद 15 में जीसस धर्म अर्थात ईसाई धर्म की एक शाखा या रोमन कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल थी। वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। 11वीं विशेषता है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने, रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझती है तो अवैध घोषित कर दे। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आंशिक रूप से ही प्राप्त है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है, कैंटनों के अनुसार तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, किंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा अधिकार नहीं है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की धारा 4 में कहा गया है, संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कानूनों के आधार पर अपवादों की व्यवस्था अवश्य की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में कानूनों की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। यहाँ यह कार्य जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। बहुभाषी राज्य। सामान्यतः विविध भाषाओं वाले देश में किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर प्रदान कर दिया जाता है और उसके पीछे भावना ये रहती है कि किसी एक ही भाषा को कामकाज की भाषा के रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सके। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता की समस्या को एक दूसरे रूप में हल कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषाई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1% व्यक्ति रोमांच नामक पुरानी भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ में ही समस्त राज्य कार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषा में होता था। 1928 के संवैधानिक संशोधन में रोमांच नाम की जो आदि भाषा है उसे भी राजभाषा मान लिया गया। 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड की पहले से चली आ रही बहुभाषाई राज्य की स्थिति को बनाए रखा गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुभाषाई राज्य है। भारत की तुलना में 1% जनता वाले इस राज्य द्वारा 4 भाषाओं का राज्य कार्य की भाषा के रूप में अपनाना संविधान और शासन की विशेषता तो है ही,
यह उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। 13वीं विशेषता है प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की भांति विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं, वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत जनसाधारण और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डाइसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हों तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानूनों और न्यायपालिका की व्यवस्था नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की और अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकी हैं। वस्तुतः स्विट्जरलैंड उदारवादी आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठतम प्रतीक है।